नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे लेख पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो जो शायद थोड़ा असहज लगे, लेकिन है बहुत जरूरी। इसका टाइटल है चयनात्मक सहानुभूति का आईना। ये एक ऐसा आईना है जो हमारे घरों में, हमारे समाज में मौजूद एक बहुत ही आम लेकिन नजरअंदाज किए जाने वाले दोहरेपन को दिखाता है। और ये दोहरापन एक ही इंसान के अंदर होता है, एक माँ के अंदर। लेख इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे एक ही माँ की सहानुभूति, उसका प्यार, उसका न्याय अपनी बेटी और अपनी बहू के लिए मतलब बिल्कुल अलग अलग पैमानों पर तौला जाता है। बिल्कुल। ये किसी पर इल्जाम नहीं लगाता, बस एक सच्चाई सामने रखता है। हाँ, और उस सच्चाई को लेख ने एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया है, सुविधाजनक अंधापन। सुविधाजनक अंधापन मतलब अपनी बेटी का दर्द तो हजारों मील दूर से भी दिख जाता है, फोन पर उसकी आवाज से महसूस हो जाता है, लेकिन उसी घर में, उसी छत के नीचे रह रही बहू की तकलीफ वो सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देती। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। ये दिखाता है कि सहानुभूति कोई कुदरती एहसास नहीं है, बल्कि एक चुनाव है। हम चुनते हैं कि हमें किसके दर्द से दर्द होगा। अच्छा। और ये लेख इसी चुनाव के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करता है कि खून का रिश्ता हमारी नैतिकता को कैसे कैसे बदल देता है। तो चलिए इस आईने में और गहराई से झांकते हैं। शुरुआत करते हैं उस उदाहरण से जो शायद हम सब ने अपने आसपास कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। लेख इसे कहता है कि अच्छा दामाद और एक जोरू का गुलाम बेटा के बीच का फर्क। हाँ, ये तो सबसे क्लासिक उदाहरण है। जब दामाद अपनी पत्नी यानी उनकी बेटी की मदद करता है, मान लीजिए किचन में हाथ बटा रहा है या अपनी पत्नी के लिए चाय बना रहा है, हाँ, तो माँ की आंखों में खुशी और गर्व की चमक आ जाती है। तारीफों के पुल बांध दिए जाते हैं। और वो तारीफें भी कैसी होती हैं? वाह, मेरा दामाद तो हीरा है, मेरी बेटी कितनी खुशकिस्मत है, देखो कितना ध्यान रखता है, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं इसके माँ बाप ने। हाँ बिल्कुल। उस दामाद को दुनिया का सबसे अच्छा पति घोषित कर दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखिए। जब उनका अपना बेटा अपनी पत्नी के लिए ठीक वही काम करता है, वही काम, वही किचन में मदद, वही चाय बनाना, वही भावनात्मक सहारा देना, तो अचानक सारी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। तारीफ की जगह ताने ले लेते हैं। और वो ताने भी बड़े तीखे होते हैं। ये तो जोरू का गुलाम बन गया है। हाँ, ये सबसे आम है। उस औरत ने मेरे बेटे पर जादू कर दिया है, या जब से शादी हुई है ये तो हमारा रहा ही नहीं। मतलब काम वही है, इरादा वही है, लेकिन क्योंकि वो मदद पाने वाली औरत बदल गई। हाँ, बेटी की जगह बहू आ गई। तो उस काम का मतलब ही बदल गया। ये कैसे होता है? क्या ये सिर्फ जलन है या इसके पीछे कोई गहरा डर भी काम कर रहा है? आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा। ये सिर्फ जलन नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मालिकाना हक, एक सेंस ऑफ ओनरशिप का भाव है। अच्छा। जब दामाद अपनी पत्नी की मदद करता है तो माँ को लगता है कि मेरी बेटी को आराम मिल रहा है, उसकी इज्जत बढ़ रही है। लेकिन जब बेटा अपनी पत्नी की मदद करता है तो उन्हें लगता है कि उनके बेटे का समय, उसकी ऊर्जा और सबसे बढ़कर उसकी वफादारी किसी बाहर वाली पर खर्च हो रही है। मतलब एक ही काम, एक तरफ केयर कहलाता है और दूसरी तरफ कंट्रोल। ये प्यार का नहीं, पावर का खेल है। वाह, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था कि ये केयर और कंट्रोल का नजरिया इस बात पे निर्भर करता है कि फायदा किसे मिल रहा है। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये सिर्फ कामों तक ही सीमित नहीं है, शायद भावनाओं के साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे थकान। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेख इसी बात को आगे ले जाता है जिसे वो थकान का गणित कहता है। थकान का गणित। हाँ, और ये गणित बहुत अजीब है। जब बेटी मायके आकर 2 बर्तन धो लेती है या एक वक्त का खाना बना देती है तो माँ का दिल भर आता है। मेरी बेचारी बच्ची कितना थक गई होगी, तो पता नहीं ससुराल में कितना काम करना पड़ता है। हाँ, उसके छोटे से काम को भी एक बहुत बड़े त्याग की तरह देखा जाता है। बिल्कुल। और इसके ठीक उलट बहू का अनुभव होता है। बिल्कुल। और दिन भर घर का मैनेजमेंट, खाना, सफाई, बच्चों की देखभाल, रिश्तों को संभालना सब करती है। और अगर शाम को वो कह दे कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो उसे सहानुभूति नहीं मिलती। सहानुभूति तो दूर की बात है, उसे ताने मिलते हैं। क्या? बस इतने में ही थक गई, हमने तो तुम्हारे जमाने में पता नहीं क्या क्या किया है। हाँ, आजकल की लड़कियों में तो जान ही नहीं है। या सबसे कॉमन, घर का काम करके भी कोई थकता है क्या? सही। यहाँ पे लेख एक बहुत चुभने वाली बात लिखता है। ऐसा लगता है मानो थकान एक खानदानी गुण है जो सिर्फ माँ से बेटी को विरासत में मिलता है, सास से बहू को नहीं। मतलब ये सिर्फ थकान की बात नहीं है, ये एक तरह से उस महिला के पूरे योगदान को, उसकी मेहनत को ही नकारना है। बिल्कुल। जब आप उसकी थकान को बहाना कहते हैं तो आप असल में कह रहे हैं कि उसका काम
उसका अस्तित्व मायने ही नहीं रखता। ये थकान से ज्यादा पहचान का अपमान है। बिल्कुल सही। ये उसकी पूरी पहचान को मिटाने की कोशिश है और यहीं से हम लेख के सबसे भावनात्मक और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। एक ऐसी सच्चाई जिसे सब जानते हैं लेकिन मानना कोई नहीं चाहता। लेख इसे कहता है सबसे असहज सच, और वो सच ये है कि बहू आसमान से नहीं टपकी, वो भी किसी की बेटी है। ये वाकई में रुक कर सोचने वाली है कि शादी से पहले वो भी किसी के घर की राजकुमारी थी। उसे भी किसी ने नाजों से पाला था। उसकी भी एक माँ थी जिसके लिए उसकी खुशी दुनिया में सबसे बढ़कर थी। उसके भी आंसू किसी का दिल दुखाते थे। लेकिन शादी होते ही लेख के शब्दों में एक अजीब जादू होता है। जादू? हाँ, बहू का टैग लगते ही उसकी पुरानी पहचान को जैसे भुला दिया जाता है। उसे एक भूमिका में फिट करने की कोशिश की जाती है और इस प्रक्रिया में उस इंसान को ही कहीं पीछे छोड़ दिया जाता है। और इस पहचान के बदलने के साथ उसकी भावनाओं के मायने भी बदल दिए जाते हैं। ये बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। हाँ, लेख बताता है कि कैसे उसके आंसू नाटक बन जाते हैं। उसका दर्द और तकलीफ एटीट्यूड कहलाता है। और अगर वो चुप रहकर सब सह ले तो उसकी चुप्पी को घमंड मान लिया जाता है। मतलब आप कुछ भी कर लें, आप गलत ही हैं। और विडंबना की हद देखिए, वही माँ जो अपनी बेटी के एक आंसू पर दुनिया सर पर उठा लेती है, जो अपनी बेटी के लिए जमाने से लड़ जाती है, वही माँ एक दूसरी औरत को, अपनी बहू को एडजस्टमेंट और समझौते पर लेक्चर देती है। सही बात है। वो उसे सिखाती है कि एक अच्छे परिवार के लिए औरतों को कैसे चुप रहना चाहिए और त्याग करना चाहिए। वही त्याग जो वो अपनी बेटी से कभी उम्मीद नहीं करेगी। मतलब आप एक इंसान की पूरी हस्ती ही बदल देते हैं सिर्फ इसलिए कि उसका सरनेम बदल गया। ये तो कमाल का डबल स्टैंडर्ड है ना? और इसी पाखंड पर यह लेख एक ऐसा सीधा सवाल दागता है जिसका जवाब देना शायद किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हाँ, ये सवाल इस पूरी चर्चा का सार है। लेख पूछता है, अगर आपकी बेटी की सास उसके साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करे जैसा आप अपनी बहू के साथ करती हैं, तो क्या आप तब भी उसे परिवार की परंपरा कहेंगी? क्या तब भी आप कहेंगे कि ऐसे ही चलता है? या फिर आप उसे अन्याय और क्रूरता कहेंगी? बिल्कुल। क्या तब आप अपनी बेटी को ये सलाह देंगी कि एडजस्ट कर लो, या आप उसके लिए लड़ने खड़ी हो जाएंगी? ये सवाल आईने की तरह साफ कर देता है कि नियम सबके लिए एक नहीं है। और लेख बहुत खूबसूरती से कहता है, सरनेम बदलने से दर्द का एहसास नहीं बदलता, सिर्फ दर्द को देखने का आपका नजरिया बदलता है। जो दर्द अपनी बेटी के लिए अन्याय है, वही दर्द बहू के लिए परिवार को जोड़े रखने की जिम्मेदारी कैसे बन जाता है। ये सवाल सिर्फ एक सास के दोहरेपन पर नहीं है, ये हमारे पूरे समाज के पाखंड को दिखाता है। हाँ। लेख में इस बात का भी जिक्र है कि अक्सर वही औरतें जो टीवी सीरियल में एक क्रूर सास को देखकर अफसोस जताती हैं या पड़ोस में किसी बहू पर हो रहे अत्याचार की निंदा करती हैं, बिल्कुल वही औरतें अपने घर की चारदीवारी के अंदर वही कहानी दोहरा रही होती हैं। ये एक तरह का नैतिकता का नकाब है। दूसरों के घर का अन्याय उन्हें साफ साफ दिखता है, लेकिन अपने घर में वही चीज उन्हें अनुशासन या घर के नियम नजर आते हैं। अच्छा। वो एक साफ अंतरात्मा के साथ ये सब करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका मामला अलग है, वो एक अपवाद है, और इसी सोच की वजह से ये चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और इस पूरे पाखंड में उस बेटे या पति का क्या रोल है? वो तो दोनों दुनियाओं के बीच का पुल है। क्या उसकी चुप्पी इस आग में घी का काम नहीं करती? हाँ। अगर वो इस आईने को देखकर भी अनदेखा कर दे तो क्या वो भी इस चयनात्मक सहानुभूति का हिस्सा नहीं बन जाता? ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। अक्सर बेटा इस भावनात्मक कश्मकश में फंस जाता है। वो अच्छा बेटा और अच्छा पति बनने के बीच पिसता रहता है। लेकिन लेख ये इशारा करता है कि उसकी चुप्पी अक्सर निष्पक्षता नहीं बल्कि सहमति मान ली जाती है। सहमति? हाँ। जब वो अपनी पत्नी के साथ हो रहे गलत व्यवहार पर चुप रहता है तो वो अनजाने में उस व्यवहार को मान्यता दे रहा होता है। उसकी आवाज में इस समीकरण को बदलने की ताकत है, लेकिन वो आवाज अक्सर उठती ही नहीं। तो फिर आखिरी सवाल ये उठता है कि ये सब होता क्यों है? इस दोहरेपन के पीछे की मानसिकता क्या है? लेख एक संभावित वजह बताता है जो शायद बहुत सी माओं के दिल की बात हो। मेरी बेटी ही दुनिया की एकमात्र राजकुमारी है। ये भावना अपने आप में गलत नहीं है। हर माँ के लिए उसकी बेटी खास होती है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप अपनी बेटी को राजकुमारी बनाए रखने के लिए किसी और की बेटी को दासी बनाने पर तुल जाते हैं। हाँ, लेख में इसे प्यार नहीं बल्कि हक या अधिकार कहा गया है। ये मानना कि सिर्फ आपके बच्चे को खुशी, आराम और सम्मान का हक है और दूसरे का बच्चा सिर्फ त्याग, समझौते और सेवा के लिए बना है। ये प्यार नहीं,
ये एक तरह का भावनात्मक अहंकार है। और इसी अहंकार की वजह से वो ज्ञान आता है जिसे लेख देर से मिलने वाला ज्ञान कहता है। देर से मिलने वाला ज्ञान। ये वो ज्ञान है जो ज्यादातर सासों को तब मिलता है जब उनकी अपनी राजकुमारी बेटी किसी और घर में जाकर रोती है। जब उनकी बेटी के साथ वही व्यवहार होता है जो वो अपनी बहू के साथ करती आई थीं, तब अचानक उन्हें दुनिया बड़ी जालिम और अन्यायपूर्ण लगने लगती है। ये बहुत ही मार्मिक है। मतलब अन्याय तो हमेशा से था, बस वो उनकी चौखट के अंदर था और किसी और के साथ हो रहा था। बिल्कुल। जब तक दर्द दूसरे का था वो परंपरा थी, जब अपनी बेटी पर आई तो वो क्रूरता बन गई। इसीलिए ये लेख खुद को एक आईना कहता है, कोई अदालत नहीं। सही। इसका मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि सिर्फ एक तस्वीर दिखाना है कि देखिए ऐसा हो रहा है। ये एक याद दिलाने जैसा है कि सहानुभूति का रिश्ता सरनेम या खून से नहीं, इंसानियत से होना चाहिए। आज जो बहू है वो कल सास बनेगी। तो चयनात्मक सहानुभूति का आईना हमें बहुत ही साफ और शक्तिशाली उदाहरणों से दिखाता है कि हमारे पारिवारिक ढांचों में कितना गहरा पाखंड छिपा हो सकता है। बिल्कुल। यह हमें मजबूर करता है कि हम सहानुभूति को फिर से परिभाषित करें, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी भेदभाव के। और इस लेख का जो आखिरी विचार है वो सिर्फ समस्या नहीं बताता, बल्कि एक समाधान की तरफ भी इशारा करता है। अच्छा। लेख कहता है, आपकी बहू आपकी बेटी की दुश्मन या प्रतियोगी नहीं है। वो आज उस जगह पे खड़ी है जहां कल आपकी बेटी खड़ी हो सकती है। उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा आप चाहेंगी कि दुनिया आपकी बेटी के साथ करे। अगर सिर्फ इस एक सोच को अपना लिया जाए तो शायद ये आईना अपनी जरूरत ही खो देगा। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली और उम्मीद जगाने वाला विचार है। लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में रह जाता है। जी। ये लेख आज की पीढ़ी की बात करता है, सास और बहू के रिश्ते की। पर इस रिश्ते का असर अगली पीढ़ी पर क्या होता है? एक बेटी जो अपनी माँ को अपनी भाभी के साथ ऐसा व्यवहार करते देखती है, वो क्या सीखती है? बहुत जरूरी सवाल है। क्या ये चक्र कभी टूटता है, या वो बेटी अनजाने में ही कल की सास बनने की ट्रेनिंग ले रही होती है? इस पर सोचना भी जरूरी है।